स्टूडेंट, हम लोग देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6 नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसके अंदर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और कैविटी के कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की हम फील्ड निकालना सीखते हैं। तो ये हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। नॉन कंडक्टिंग की प्रॉपर्टी क्या होगी? जहां चार्ज छोड़ोगे वहीं छूटा रहेगा। तो इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो मान लो क्यू का चार्ज पूरे वॉल्यूम, रेडियस इसका आर ले लो, तो चार्ज पूरे वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम। अब डिफाइन करी जाती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का रेशियो, यानी क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। अब हम इसमें फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। और हम जिस पॉइंट पर फील्ड निकालने जा रहे हैं वो पॉइंट इसके आउटसाइड लाई कर रहा है। फिर इन फील्ड को हम मॉडिफाई करेंगे और अपने हिसाब से कुछ शॉर्टकट्स जनरेट करेंगे। अच्छा, अब देखो जरा बेटा, तो ये वो पॉइंट है, इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ। ये वो पॉइंट है P जहां पर हम फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इस पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा इसको एनक्लोज करता हुआ गॉसियन सरफेस। तो ये आ गया इसका गॉसियन सरफेस। अब पूरा कवर करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत है इतना। डिस्टेंस स्मॉल आर विच इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो अगेन क्योंकि स्फेरिकल सरफेस है तो चार्ज एनक्लोज की वैल्यू क्यू हो गई, डिस्टेंस स्मॉल आर हो गया, फील्ड आउटसाइड में आ गई हमारे पास के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला पॉइंट चार्ज वाला ही आ रहा है, यानी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो या कंडक्टिंग स्फीयर हो, आउटसाइड में पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेवियर शो करता है। अब हम आते हैं ऑन द सरफेस। अब इसमें बिल्कुल ऑन द सरफेस डिफाइंड है क्योंकि चार्ज आउटसाइड सरफेस नहीं है, तो ऑन द सरफेस आप फील्ड डिफाइन कर सकते हो। तो ऑन द सरफेस के लिए अब कुछ खास एफर्ट नहीं डालने, तो सरफेस के लिए बस खाली आप स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर डाल दो, तो फील्ड सरफेस पर आ जाएगी के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और ये फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। जैसा मैंने कहा था मैं फॉर्मूलों को मॉडिफाई करूंगा, तो पहला मॉडिफिकेशन हम ये कर रहे हैं कि ये जो आउटसाइड का फॉर्मूला है, अब आप ध्यान देना, मैं इसको कुछ स्पेशल तरीके से लिख रहा हूँ, ये आपकी बड़ी हेल्प करेगा। अच्छा, इसको हम लिख रहे हैं सरफेस के टर्म में। तो सरफेस के टर्म में अगर मैं लिखूं तो मैं आर स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं। तो आउटसाइड में फील्ड का फॉर्मूला आ गया ई एस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास आउटसाइड की फील्ड आ गई, जो कि आ गई ई एस यानी सरफेस की फील्ड टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर। याद रखने का तरीका जैसे मैंने आपको याद हो एम्पियर लॉ के वक्त सिखाया था, बिल्कुल वैसा ही तरीका है कि आउटसाइड में फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, उसके हिसाब से इसको ध्यान रखो। तो ये काम हम एक बार कर चुके हैं, पाइप जब मैं आपको पढ़ा रहा था एम्पियर लॉ में, वहां पर मैंने आपको ये सिखाए थे। तो ई एस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये आउटसाइड में फील्ड का रिजल्ट आ गया। अब चलते हैं हम इनसाइड में। तो थर्ड पॉइंट है, अब हम फील्ड इनसाइड में निकालने जा रहे हैं। तो आप देख ही रहे हो मैंने एक गॉसियन सरफेस पहले ही बना रखा है। तो इनसाइड में हम स्मॉल आर डिस्टेंस पर फील्ड निकालने जा रहे हैं। ये इसका गॉसियन सरफेस है जो कि अपने अंदर इतना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, जो कि ऑब्वियसली क्यू के बराबर नहीं है। तो इस चार्ज एनक्लोज की वैल्यू निकालने के लिए हम डेंसिटी कंसेप्ट लगाएंगे। डेंसिटी इंटू पार्शियल वॉल्यूम। डेंसिटी हो गई क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, पार्शियल वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, ये गया, और चार्ज एनक्लोज का वैल्यू आ गया क्यू आर क्यू बाय में आर क्यू। ठीक, अब इसके बाद हम इस जगह पर फील्ड कैलकुलेट करते हैं। ये कैपिटल आर हो गया, बड़े स्फीयर का रेडियस, चार्ज उसका कैपिटल क्यू हो गया। अब फील्ड निकालने के लिए इनसाइड में फॉर्मूला लगाया के क्यू एनक्लोज्ड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस तो स्मॉल आ रही है जहां पर हमें फील्ड निकालनी है, तो ई इनसाइड में रिजल्ट आ गया के क्यू एनक्लोज की जगह ये आ गया क्यू आर क्यू बाय आर क्यू टाइम्स स्मॉल आर स्क्वायर। ये यहां से गया और ई इनसाइड का रिजल्ट आ गया के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर टाइम्स स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो ये जरा रिजल्ट देखो आप, ठीक है ना। ये रिजल्ट हमारे पास आ रहा है के क्यू बाय आर स्क्वायर टाइम्स स्मॉल आर बाय कैपिटल आर।
तो ई इनसाइड का वैल्यू आ रहा है ई एस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो इनसाइड की फील्ड जो है दैट फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ E वर्सेस R का हमारा बड़ा आसान सा ग्राफ बनेगा। इनसाइड में तो स्ट्रेट लाइन, आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और इनसाइड का ग्राफ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो ये हमारे पास सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की फील्ड के ग्राफ आ गए। ठीक है ना। अब यही चीज सेम चीज ग्रेविटेशन में लग जाती है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सेम फॉर्मूले चलते हैं, सेम तरीके का ग्राफ होता है। अब हम इसके एग्जांपल पर काम करते हैं। एग्जांपल ये कैलकुलेट रेशियो ऑफ फील्ड at 2 points P1 and P2 located at distance r/3 from surface, one inside and other outside। तो अब देखो ये मिला हमें एक बिल्कुल सही सा प्रॉब्लम। तो हमारे पास एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको मैं थोड़ा सा घुमा दे रहा हूँ। अब मेरे लिए रिप्रेजेंटेशन आसान हो गया। क्यू चार्ज है इसके ऊपर। करना ही है कि हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। एक पॉइंट तो इनसाइड में दे रखा है, ये रहा, ये कलर हल्का हो गया। तो एक पॉइंट तो इनसाइड में दे रखा है, ये रहा। तो दिस इज द पॉइंट P1 जो कि सरफेस से, इसका भी मैं कलर चेंज करके ये दे रहा हूँ। तो एक पॉइंट इधर आ गया बच्चों P1 और एक पॉइंट इधर चला गया P2। P1 वाला पॉइंट सरफेस से ये जगह से r/3 डिस्टेंस पर है, ये P1 वाला पॉइंट हो गया। एंड P2 वाला पॉइंट भी सरफेस से r/3 डिस्टेंस पर है। इन दोनों पॉइंट्स पर हमें फील्ड का रेशियो निकालना है। अब कैसे काम करेंगे देखो भाई, डिस्टेंस हमें सरफेस से नहीं चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए सेंटर से। सेंटर से इस P1 की दूरी r1 हो गई 2r/3, r माइनस r/3, और इसकी डिस्टेंस हो गई r प्लस r/3 यानी 4r/3। ठीक, अब आप इनके P1 और P2 के लगा लो फॉर्मूले। तो इनसाइड वाला फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो ये बनेगा ES स्मॉल r बाय कैपिटल R। हो गया ना, सिंपल। ये हो गया हमारा इनसाइड का। आउटसाइड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो आउटसाइड का फॉर्मूला जाएगा ES, नीचे आया r स्क्वायर तो ऊपर आएगा कैपिटल R स्क्वायर। तो दोनों फॉर्मूले देखो लगाने में अब कितने आसान हो गए। ठीक है ना। अब हम इनका रेशियो ले लेते हैं, बस हम इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पहले इनसाइड में यानी P1 पर फील्ड लिखते हैं, ES को बढ़ा रहे लो, स्मॉल r की जगह आ गया 2r/3 बाय r, ये यहां से गया। तो फील्ड एट P1 आ गया 2/3 ES। आउटसाइड वाले पर देखते हैं, P2 वाले पर बेटा अब हम डाल देते हैं r2 की जगह 4r/3। तो रिजल्ट आ जाएगा ES r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16r स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो EP2 का रिजल्ट आ गया 9/16 ES। अब ES कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास बड़े आसानी से रिजल्ट आ जाएगा। तो EP1 बाय EP2 का रेशियो हमारे पास आ गया 2/3 और नीचे 9/16। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 32/27। तो ये हमारे पास फील्ड का रेशियो आ रहा है। तो मेरे ख्याल से हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का आपको तरीका समझ आ गया होगा कैसे करके हम पॉइंट्स के रेशियो लेते हैं। ठीक है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं है इलेक्ट्रो के अंदर, सब चीज आसान है, सब आपने पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब आप आ जाओ इस चीज पर। ये लेटेस्ट नीट के अंदर पता नहीं क्या ट्रेंड बना आईआईटी का सवाल पूछने का, तो ये वहां से ओरिएंटेड है। बट ठीक है, अब आपके में पूछे तो अभी सवाल बकवास ही गए, इसलिए कोई ज्यादा अच्छा सवाल नहीं पूछा गया, बट कोई बात नहीं, आप सीखो। हमने एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में एक कैविटी बना दी, कैविटी मतलब खाली जगह निकाल ली। हमें इस कैविटी के अंदर की फील्ड चाहिए। डेरिवेशन पार्ट में एक्सक्लूड कर रहा हूँ, उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप डायरेक्ट इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करो। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट में जब हम कैविटी बना देते हैं और कैविटी में कोई भी पॉइंट पर हम फील्ड निकालते हैं, ठीक है ना, तो ये फील्ड कैसी आती है। तो पहली बात,
नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में बनी हुई कैविटी में जो फील्ड होती है वो बिल्कुल सरप्राइजिंगली एक यूनिफॉर्म फील्ड होती है। तो इनसाइड कैविटी फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो फील्ड यूनिफॉर्म होती है। दूसरी बात, अब ये फील्ड निकालने का तरीका क्या होता है, ये फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है। तो इन दोनों के कैविटी के सेंटर और बड़े स्फीयर के सेंटर को ज्वाइन करता हुआ एक वेक्टर बनाओ। इस वेक्टर का नाम हो गया डी वेक्टर। तो ज्वाइन C1 to C2 and this vector is D vector। अब इस वेक्टर का नाम हमने कर दिया डी वेक्टर। तो डी वेक्टर हो गया C1 से C2 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। तीसरी बात, अब ध्यान से सुनना, इफ चार्ज ऑन स्फीयर इज पॉजिटिव देन field lines are parallel to D vector। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड लाइंस इस डी वेक्टर के पैरेलल मिलेंगी आपको। यानी इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो कैविटी आई है इसकी फील्ड लाइंस डी के पैरेलल होंगी। ये डी के पैरेलल मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। ये थोड़ी सी टेढ़ी बन गई, सीधा मैं कर दे रहा हूँ उसको। ये इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कैविटी की फील्ड लाइंस है। डायरेक्शन बड़े ध्यान से सुनना, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो डी की तरफ होगी यानी C1 से C2 की तरफ, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो इसके अपोजिट। तो अब इस फील्ड का मैग्नीट्यूड देखते हैं। इस फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है, इस मैग्नीट्यूड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है E वेक्टर इक्वल्स टू रो D वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ D मैंने आपको बता ही दिया सेंटर C1 से लेकर C1 C2 तक का डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। तो मैग्नीट्यूड लोगे तो वो हो जाएगा रो D बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और अगर डायरेक्शन देखोगे तो वो D वेक्टर के पैरेलल। अगर नेगेटिव चार्ज है तो D के एंटी पैरेलल यानी इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम इसके एप्लीकेशन पर। अब जैसे आप देख रहे हो ये C1 है, सेंटर ऑफ फर्स्ट कैविटी, ये सेंटर ऑफ बड़ा स्फीयर, एंड दिस इज C2। बड़े स्फीयर का रेडियस यहाँ पर हमारे पास कैपिटल R अवेलेबल है। छोटा स्फीयर जो है इसका रेडियस R/2 है। अब हमें इसके अंदर फील्ड स्केच करनी है। सबसे पहले हम डी वेक्टर ज्वाइन करेंगे। डी हो गया C1 से C2 तक का ये वेक्टर, इस डी की मैग्नीट्यूड हो गई हमारे पास R/2। अब हम फील्ड लाइंस स्केच करेंगे। फील्ड लाइंस क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो डी के पैरेलल, ये। अब अगर आपको फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए तो लगा दो अब फॉर्मूला। तो फील्ड का मैग्नीट्यूड कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पर, कहीं पर भी, ये हो गया रो D बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो रो तो बड़ा रहने दो, डी की जगह आपने डाला R/2, आंसर बन गया 6 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया कैविटी के अंदर हमारे पास फील्ड का पूरा का पूरा एक डिराइव्ड रिजल्ट। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ चुके होंगे कि कैविटी के अंदर फील्ड कैसे निकालते हैं और इसके डायरेक्शन क्या होते हैं। बस नेगेटिव का ध्यान रखना कि अगर चार्ज हम नेगेटिव कर दें तो ये फील्ड इसके अपोजिट तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर रहेगा पैरेलल प्लेट का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।